आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक और हरियाणा में जो पेपर हो रहे हैं वो प्रीवियस ईयर का पेपर है। ठीक है, ये कांस्टेबल का भी हो सकता है, दुर्गा शक्ति किसी का भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली किसका है, लेकिन जो भी हरियाणा में एग्ज़ाम होते हैं उन्हीं में से है। और ये हमेशा एक जैसे पैटर्न पे होते हैं सारे एग्ज़ाम, कोई भी हो तो उसके अंदर जो भी मैथ के क्वेश्चन होते हैं वो सब में एक ही टाइप के आते हैं। ठीक है, और मैथ तो चाहे हरियाणा का एग्ज़ाम हो, यूपी का हो, राजस्थान का हो, सब जगह से आता है, आप कोई भी देख सकते हो। और अगर आप लोगों को इस लेक्चर से रिगार्डिंग पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके ज़रूर देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलते हैं हम अपने ये हमारा 4th नंबर का लेक्चर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट है हमारे पास में ये 81 नंबर का क्वेश्चन है। एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी ने एक साथ 3 दिनों तक कार्य किया और फिर बी ने कार्य छोड़ दिया, तो ए अकेला शेष बचे हुए कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, ये पूछा हुआ है। तो हमारे पास में क्या करना है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है कि जो ए है वो कितने दिनों में कार्य कर सकता है, 8 दिनों में कर सकता है, एंड बी हमारा 10 दिनों में कार्य कर सकता है। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम 40 होता है, हम इसे मान लेते हैं कि 40 यूनिट टोटल वर्क है। जो एलसीएम आता है उसको कहते हैं कि ये हमारा वर्क है इतना। तो ए कितना यूनिट वर्क करता है एक दिन में, ये 5 यूनिट वर्क करेगा जब 8 से डिवाइड करेंगे 40 को, और 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 4 यूनिट। ए 5 यूनिट काम करता है, बी 4 यूनिट काम करता है। यदि दोनों मिलके काम करेंगे तो ए प्लस बी वो हमारे पास कितना यूनिट काम करेंगे, 9 यूनिट काम करेंगे। और इन्होंने कहा हुआ है कि दोनों मिलकर 3 दिन तक कार्य करते हैं। एक दिन में जब 9 यूनिट करेगा तो 3 दिन में कितना यूनिट कर सकते हैं, 27 यूनिट काम करेंगे। लेकिन टोटल यूनिट कितना है, 40 यूनिट है, तो बाकी का शेष बचा हुआ कार्य कितना बचा, 13 यूनिट। ठीक है, 13 यूनिट हमारे पास में शेष बचा हुआ कार्य है। और फिर इसने कहा है बी छोड़ देता है, ए उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ए एक दिन में कितना यूनिट करता है, 5 यूनिट, तो 13 यूनिट को कितने दिन में करेगा, 13 को डिवाइड कर देंगे। ए हमारे पास में शेष कार्य को करेगा 13/5, ये हमारे पास करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास जो सेकंड है वो सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे है प्रोडक्ट ऑफ 2 कोप्राइम नंबर्स इज 223, देयर HCF मस्ट बी, ये शुड बी, जो HCF है वो क्या होगा। तो हमें पता है यदि कोप्राइम नंबर होते हैं तो उनका HCF होता है तो वो ऑलवेज 1 होता है। दैट मीन्स जो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है, कि जो HCF होता है वो 1 होता है। और यदि यहाँ पे HCF ना पूछ के LCM पूछा होता तो LCM क्या होता है, दोनों नंबर्स की जो प्रोडक्ट होती है। ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट कितनी दे रखी है, 223 दे रखी है। यदि HCF की बात होती तो LCM की बात होती तो वो 223 हो जाता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमेशा हमें रिमेंबर रखना है एज ए रिजल्ट के लिए दोनों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे है हमारा अपनी सामान्य गति से 6/7 की गति से चलने पर एक व्यक्ति 20 मिनट देरी से पहुँचता है। यात्रा को पूरा करने के लिए उसका सामान्य समय मिनटों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, सामान्य समय पूछा हुआ है, मिनटों में कितना है। यदि वो 6/7 धीमी गति से चलता है तो इसे हम एक ट्रिक के थ्रू करेंगे। ट्रिक क्या है, जो हमारे पास में स्पीड दे रखी है P/Q टाइम में है, दैट मीन्स 6/7 की स्पीड दे रखी है। तो यहाँ से यदि P की बात करेंगे तो वो 6 आ जाता है, एंड Q की बात करेंगे तो वो 7 आ जाता है। और यहाँ पे जो ये LT है मतलब कितना टाइम लेट है वो ये है, तो 20 मिनट लेट चल रहा है वो। LT है जो वो 20 मिनट दे रखा है, और हमें क्या निकालना है, एग्जैक्ट टाइम निकालना है, वो T है। तो यहाँ पे इन चीज़ों की हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, तो T हो जाएगा हमारे पास में 20 इंटू P हमारे पास 6 हो गया, एंड Q माइनस P 7 माइनस 6 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120। तो हमारे पास में 120 मिनट हो गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, यदि आप लोगों को ये
ट्रिक हमारे पास में किस प्रकार से वर्क कर रही है यहाँ पे ये सीखना है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, इसके ऊपर मैं अलग से एक लेक्चर बना दूंगा। और ये मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली किस चीज़ का पेपर है, तो आप लोगों को क्वेश्चंस देख के पता चल गया है कि इस चीज़ का पेपर है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। और जैसे किसी भी क्वेश्चन को आप लोगों को समझना है तो बता सकते हो कि 75 का क्वेश्चन आप लोग ये समझा दीजिए इस प्रकार, और हमारे पास में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास में सिंपल है, ये एक कैलकुलेशन है। यदि 4.08 अपॉन में 40.8 इज इक्वल टू 0.408 अपॉन एक्स हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक्स को इस साइड में ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू, एक्स को इस साइड में ले जाएंगे और ये जो ऊपर 4.08 है इसको एक्स की जगह ले आएंगे, ठीक है। और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक्स हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 0.408 और यहाँ पे हो जाएगा 40.8 अपॉन में 4.08। अब हमें क्या करना है, पॉइंट के बाद ऊपर कितने अक्षर है वो कैलकुलेट करना है, 1 2 3 एंड 4। पॉइंट के बाद ऊपर हमारे पास में 4 अक्षर हैं और नीचे देखे जाएंगे तो 1 2, पॉइंट के बाद नीचे 2 हैं ऊपर 4 हैं, मतलब यदि हम पॉइंट से पॉइंट को काटेंगे तो हमारे पास में अभी भी ऊपर पॉइंट के बाद 2 अक्षर बच जाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट के बाद ऊपर 2 अक्षर बचेंगे, हमें ये याद रखना है, पॉइंट के बाद ऊपर 2 अक्षर हैं और इन पॉइंटों को अब हम कैंसिल कर देंगे। अब क्या है, यहाँ पे 408 है, नीचे भी 408 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे भी 408 बचा, ये 408 हो गया। फिर इसमें क्या है, पॉइंट के बाद 2 अक्षर हैं, मतलब राइट साइड से हमें गिनने 2 अक्षर 1 2, तो पॉइंट हमारे पास कितना आ जाएगी 4.08। तो ऑप्शन हमारे पास में बी 4.08 करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारे पास में शब्द एक्सप्रेस के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए हैं उनमें भी 2 बार तो आ चुका है, इसी टाइप का क्वेश्चन है और आप उधर जाके देख सकते हो, ठीक है। और ये भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, देख बार बार इसी टाइप से रिपीट होते हैं क्वेश्चन। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करके जाओगे मैथ के अंदर तो भी आप वहाँ पे काफ़ी ठीक कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो हमें एक्सप्रेस के अंदर कितने अक्षर है वो देखने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 7 है तो 7 फैक्टोरियल करेंगे, 7 फैक्टोरियल और अपॉन में करेंगे क्या, जो अक्षर जितनी बार रिपीट हो रहा हो उसका फैक्टोरियल कर देंगे, ठीक है। ई कितनी बार रिपीट हो रहा है 1 2, तो ई 2 बार रिपीट हो रहा है दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल कर देंगे। फिर आगे एक्स कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 बार रिपीट हो रहा है, यदि 1 फैक्टोरियल करेंगे तो वो 1 ही होता है, कोई फ़ायदा नहीं होगा तो करेंगे नहीं। पी भी 1 बार हो रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है। आर 1 बार हो रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ई हो गया, यहाँ पे एस 2 बार हो रहा है तो हमें 2 फैक्टोरियल कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास में इसे सॉल्व करेंगे, 7 6 5 4 3 2 अपॉन में हमारे पास में 2 और 2 फैक्टोरियल ये मिलके 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 4 फैक्टोरियल ये 4 हो जाएगा सिंपल, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अब यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके ये 30 हो जाएगा और यहाँ पे 6 बन जाएगा, 6 और 7 की गुना करेंगे तो 42। अब 30 और 42 की गुना करेंगे तो 42 हमारे पास हो जाएगा, ये 6 3 चौक 12 0, तो हमारे पास ये आ गया 1260। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। ये जिसका भी क्वेश्चन पेपर है उसके ये अभी तक के सारे क्वेश्चंस करेक्ट हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास में एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करना है और हमारे पास ये जो साइड है ज्ञात करना है जिसकी भुजा 18 सेंटीमीटर दे रखी है, भुजा 18 सेंटीमीटर दे रखी है और क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया होता है यदि कोई भी ट्रायंगल समबाहु हो, ठीक है। तो ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 18, यहाँ कितना हो जाएगा √3
अपॉन 4, तो 18 गुना 18। अब इसे 2 से काटेंगे तो 2 नाम 18, 2 नाम 18। यदि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 नाम 81 √3। तो ऑप्शन हमारे पास में जो सी है वो करेक्ट है, 81 √3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे है 9:45 बजे घड़ी की सुई के बीच प्रतिवर्ती कौन होता है। प्रतिवर्ती मतलब यहाँ पे है रिफ्लेक्सिव एंगल। जो रिफ्लेक्सिव एंगल होता है वो होता है 180 से बड़ा वाला एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने एक घड़ी बनाता हूँ छोटी सी। जैसे ये हमारे पास घड़ी है, घड़ी में यहाँ पे ये घड़ी के हम 4 भाग कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे 9 बजे होते हैं, ठीक है, 9। यहाँ पे ये 10 है। जैसे घड़ी में 8:45 की बात, 9:45 की बात है, तो बड़ी वाली सुई तो सीधी 9 पे होगी और जो छोटी वाली सुई होगी वो 10 के पास जा रही होगी, ठीक है, इस टाइप से। तो हमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिव एंगल पूछा हुआ है। तो रिफ्लेक्सिव एंगल में जो 180 से बड़ा वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये तो छोटा सा एंगल है, मतलब ये तो पूछा नहीं है, मतलब ये बड़ा वाला एंगल पूछा हुआ है हमें। अब ये फाइंड करना है, ठीक है। तो इसे फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये टोटल तो हमारे पास में 360 का होता है। यदि हम इस छोटे वाले को निकाल लेंगे और बड़े 360 में से घटा देंगे तो ये वाला निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब यही देखेंगे हमारे पास में ये कितना है। तो देखो अब हमारे पास में जो घंटे वाली सुई है वो यहाँ से 9 से लेके 10 की तरफ जा रही है। 9 से 10 के बीच में जो एंगल होता है टोटल वो 30 डिग्री का होता है। ये भी हम लोगों को पता है, 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री का एंगल होता है। अब हमारे पास में जो 1 घंटे वाली सुई है उसने कितनी दूरी तय कर ली है यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो वही चेक करना है। वो चेक करने के लिए क्या है, जो मिनट वाली सुई थी यहाँ से लेके यहाँ आ गई है, ठीक है, मतलब स्टार्ट यहाँ से होती है जब 9 बजते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ पे आ गया। तो इसके टोटल कितने भाग थे, 1 2 3 4 टोटल भाग हैं और इसने बड़ी वाली सुई ने 3 भाग चल लिए हैं, 1 2 3 भाग चल लिए हैं। तो हमारे पास में इसका इसने कितना भाग चल लिया है, 3/4। इतना एंगल बन जाएगा हमारे पास में यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करेंगे, 4 एकम 4, 4 7 28, ये 5 आ जाएगा, 4 5 20, देन ये हो जाएगा 22.5। जो घड़ी की सुई है ये छोटी, इन दोनों के बीच का एंगल 22.5 है, लेकिन हमें बड़ा वाला एंगल चाहिए था, रिफ्लेक्सिव एंगल, ठीक है। तो हम इसे 360 में से घटा देंगे। यदि हम इसे 360 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 22.5, यहाँ 5 आ जाएगा और ये 9 में से 2 गए तो 7 आ जाएगा, यहाँ 5 में से 2 गए तो 3, 337.5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में 337.5 ऑप्शन हमारे पास में जो बी है वो करेक्ट है, ये वाला 337.5। तो हमारे पास में एक क्वेश्चन ये हो रहा है, 61 और 141 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं 7 से पूर्ण विभाजित हो जाएंगी। 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं निकालनी है हमें। तो 7 से विभाजित होने वाली पहले 61 से एक बड़ी देखनी है। 61 से बड़ी कितनी होती है, 63 होती है, 63 हो गया। फिर इसके बाद में 140 से छोटी चाहिए, 141 से छोटी चाहिए हमें कि कौन सी है वो संख्या जो 7 से डिवाइड होती है। वो चेक करने के लिए हमें 141 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो रिमाइंडर बचेगा उसे इसमें से घटा देंगे। 7 दूनी 14, यहाँ 1 बचा 0, तो यही है हमारे पास में जो रिमाइंडर है वो 1 है। यदि 140 में से 1 घटाएंगे तो 141 में से 1 घटाएंगे तो ये बचेगा 140, ठीक है। तो हमारे पास में जो संख्या है वो 140 लास्ट संख्या है जो 7 से डिवाइड होती है और 63 फर्स्ट वाली संख्या है। इसे हम जो सीक्वेंस सीरीज होती है APGP इस टाइप से करेंगे, जैसे A1 A2 एंड सो ऑन AN दे रखा होता है, तो हमें N कैलकुलेट करना पड़ता है कि N क्या है। यही चीज़ पूछी हुई है यहाँ पे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है AN =
A1 प्लस n-1 इंटू डी, और डी हमारे पास में क्या है 7 है, क्योंकि 7 से डिवाइड करने वाली संख्या पूछी हुई है। और an हमारे पास कितना है, लास्ट वाली संख्या की बात है 140। ये हमारे पास 63 है, फर्स्ट वाली संख्या ये प्लस n-1 इंटू 7, इसमें से इसको घटाऊंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 77 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू में 7 आता, 7 से डिवाइड कर देंगे तो n-1 इज इक्वल्स टू 11 आ गया, और ये 1 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो हमारे पास में ऑप्शन डी करेक्ट है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे हुए हैं इस पेपर वाले के सभी क्वेश्चंस करेक्ट आए हैं हमारे पास में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, 2 साल के 5% प्रति वर्ष की दर से 33,000 का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज करने के लिए 2 साल का, जैसे 5% को हम कितना लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं, आप सभी को पता होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास है 33,000, तो 2 साल की बात कर रहा है तो हमें इसे 2 पार्टों में डिवाइड करना है और इसका 1/20 भाग निकालना है। 33,000 का 1/20 भाग निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2 एकम 2 छिक्के 12 5 0, तो ये हमारे पास आ गया 1650। ठीक है, 5% पहले साल के लिए ये 1650 आ गया, देन दूसरे साल के लिए भी 1650 आ जाएगा। फिर इसका हमें एक बार और निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है ब्याज के ऊपर ब्याज लग जाता है, तो फर्स्ट ईयर का तो इतना आ जाएगा, लेकिन दूसरी साल में हमारे पास में ब्याज के ऊपर ब्याज भी लग जाएगा, तो यहाँ और निकाल देना है 1/20 करके इसका। यदि हम इसका 1/20 करेंगे, 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे तो 2 8 16, 2 दूनी 4.5, तो 82.5 आ गया हमारे पास में, ये 82.5। तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो अब नीचे वाले जो भी नंबर्स हैं इन सभी को हम ऐड कर देंगे। ये हमारे पास में इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल ब्याज आ जाएगा। तो ऐड करेंगे तो ये 16 दूनी 32 हो गया, और ये 50 50 100 मतलब 3300 हो गया। 3300 और 82.5, हमारे पास 3300 प्लस 82.5 तो हो जाएगा 5 2 8 3 3, तो 3382.5 ऑप्शन सेकंड हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसके अंदर मैंने 10 क्वेश्चंस को देखा है, 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। यदि आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। समझाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप लोग इसे इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन है। एक किताब 5% के लाभ के साथ 80 रुपये में बेची गई, यदि इसे 78 में बेचा जाता है तो लाभ या हानि का प्रतिशत लगभग क्या होगा। लाभ या फिर हानि क्या होगा वो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे है 80 में बेच दी जाती है, मतलब 5% का लाभ हुआ है। जैसे x के ऊपर किसी को 5% का लाभ होता है तो 5% के लाभ को हम कितना लिख सकते हैं, 1 प्लस, जैसे अगर हम बात करते हैं तो इसे 5% का लाभ 21/20 कर सकते हैं। और इसे कैसे किया गया है, 5% का लाभ हुआ है मतलब 1/5/100 किया गया है, और इसे हमने 5 से डिवाइड कर दिया है, फिर ये 80 के इक्वल है। ठीक है, इसे यदि मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 21/20 हो जाएगा, और x हमारे पास कितना हो जाएगा 80 गुना 20/21। ठीक है, जो x है मतलब एक्यूरेट रेट है हमारे पास आ गया है 80/20। तो इसे हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो 8 दूनी 16, 1600/21 हमारे पास इतना आ गया है। ये हमारे पास खरीदने वाला मूल्य है कि इतने रुपए में हमने इसे खरीदा है, लेकिन विक्रय मूल्य हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, 78 हमें विक्रय मूल्य दे रखा है। तो अब हमें 78 रुपये में बेचनी है। ठीक है, इसे मिटा देता हूं थोड़ा। तो क्या है यहाँ से हमारे पास में, जैसे हमें कोई
वस्तु 78 रुपये में बेचनी हो लेकिन खरीदी कितने में है, 1600 बटे में 21 में, और परसेंटेज लाभ या हानि का निकालना है तो हमें क्या करना है, 1600 बटे में 21 करना पड़ेगा। ये है। यदि हमारे पास में ये वाली चीज़ पॉजिटिव आ जाती है तो हम कहेंगे कि हमें लाभ हो रहा है, यदि नेगेटिव आती है तो हम कहेंगे हानि हो रही है। ठीक है, तो अब इसे एलसीएम लेके ठीक करेंगे, 21 और 78 की गुना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 21 और 78 की गुना आती है 1638, और माइनस में ये 1600 आ जाता है, अपॉन में 21 आएगा तो 21 से वो 21 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 21 से वो 21 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 1600 आ जाएगा, फिर आएगा ये 38 अपॉन में 1600, परसेंटेज के लिए गुना में 100 करनी है, 2 जीरो से 2 जीरो, तो अब क्या करना है, 38 को 16 से डिवाइड करना है, तो 16 दूनी 32.8 बचा, फिर जीरो, ये 6 आएगा, 6 जीरो, फिर आ जाएगा 16 कम 16 दूनी 32, 16 ती 48 आएगा। 48 में से 60 में से 48 घटाएंगे तो ये 12, फिर उतार लेंगे जीरो, फिर हमारे पास जाएगा 16 सत्ते 112 बार जाएगा, फिर 8 आ जाएगा जीरो, 16 पंजे 80, तो हमारे पास में कितना हो गया 2.375, तो हमारे पास 2 पॉइंट तक ही लिखा हुआ तो 2.38 इतने परसेंट का लाभ है क्योंकि ये पॉजिटिव आया है। ठीक है, तो हमारे पास में लाभ हो गया ऑप्शन नंबर 3 वो करेक्ट है, 2.38% का लाभ हो गया है। इसी एक क्वेश्चन के अंदर थी जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी मैथ में, बाकी तो जो भी क्वेश्चन है सब छोटे छोटे क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये हमारे पास में सभी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ठीक है, यदि आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर जाके क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए। जो भी नई वीडियो आएगी उसके अंदर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है, आप जाके देख सकते हो। थैंक यू।